हेलो हेलो। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो देखिए आज की इस वीडियो में यहाँ पे हम चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर 2 है हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन यानी कि मानव जनन। आपने पिछले चैप्टर में देखा जो पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन था, उसमें आपने देखा था कि किस प्रकार से किसी भी प्लांट के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है यानी कि लैंगिक जनन होता है। यहां पे यदि हम बात करेंगे जो हमारा मानव जनन है, किसी भी मानव के अंदर यानी कि ह्यूमन के अंदर यदि हम बात करते हैं तो लगभग प्रक्रिया सेम रहेगी, बस यहां पे वर्ड का डिफरेंस आएगा। आपको यहां पे कई सारे बस डिफरेंस देखने को मिलेंगे, आपको उन डिफरेंसों को ध्यान में रखना है। जैसे यदि हम मानव के अंदर जनन की बात करेंगे, ये पूरा जो वीडियो है इसमें हम देखिए 2-3 टॉपिक कवर करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं कि मानव जनन है क्या, कैसे मानव में जनन होगा। इसके बाद हम देखेंगे पूरा का पूरा जो हमारा टॉपिक है वो है युग्मक जनन के ऊपर यानी कि गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, और गैमेटोजेनेसिस का जो प्रकार है जिसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, उसको पूरा का पूरा यहाँ पे ग्राफिकल फॉर्म में हम आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन करने वाले हैं। कैसे उस पे हार्मोनल कंट्रोल होता है, पूरा का पूरा आज की इस वीडियो में यहाँ पे हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि मानव के अंदर जनन कैसा होगा। क्योंकि मानव के अंदर स्पेशली आपको पता है कि लैंगिक जनन होता है, क्योंकि मानव क्या है, एक विकसित प्राणी है। जैसे आपने देखा था कि जो विकसित पादप होते हैं, विकसित पादप के अंदर लैंगिक जनन होता है, उसी प्रकार से जो विकसित प्राणी होते हैं जैसे मानव हो गया, तो मानव के अंदर कैसा जनन होता है, लैंगिक जनन होता है। कैसा जनन होता है, लैंगिक जनन। मतलब इसमें भी आपको सबसे पहले क्या देखने को मिलेगा कि जो लैंगिक जनन होगा मेल किसी भी मानव के अंदर, उसमें भी क्या होगा, सबसे पहले युग्मक बनेंगे। ठीक है, युग्मक फिर जब आपस में मिलेंगे तो इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं। मतलब युग्मक बनेंगे फिर इसमें क्या होगा, निषेचन होगा। तो दूसरी क्रिया क्या होगी, निषेचन होगी। फिर निषेचन के बाद क्या होता है, इसमें भी जाइगोट बनेगा। क्या बनेगा, निषेचन के बाद जाइगोट बनेगा। फिर जाइगोट से क्या बनेगा, भ्रूण बनेगा। क्या बनेगा, भ्रूण बनेगा। और फिर भ्रूण से क्या बन जाएगा, एक नया शिशु बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक न्यू बेबी बन जाएगा यानी कि नया शिशु बन जाएगा। तो ये नॉर्मल सी प्रोसेस है किसी भी मानव के अंदर। जब आप लैंगिक जनन को देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि पहले तो युग्मक का निर्माण होगा। युग्मक कितने प्रकार से बनेंगे, तो सेम वही आपने जैसे प्लांट में देखा था उसी प्रकार एनिमल के अंदर भी 2 प्रकार के युग्मक बनेंगे। एक तो बनेगा नर युग्मक और दूसरा क्या बनेगा, दूसरा बनेगा मादा युग्मक। अब यदि बात करते हैं नर युग्मक की, तो नर युग्मक जो होता है क्या कहलाता है, स्पर्म यानी कि शुक्राणु कहलाता है। किसी भी मेल के अंदर जो नर युग्मक होता है क्या कहलाता है, स्पर्म यानी कि शुक्राणु कहलाता है। और जो मादा युग्मक होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं ओवम। क्या कहते हैं, ओवम यानी कि अंडाणु। तो जब स्पर्म और ओवम आपस में फर्टिलाइज्ड होंगे यानी कि आपस में इनमें निषेचन होगा, तो निषेचन के बाद एक डिप्लॉइड संरचना बनेगी, द्विगुणित संरचना बनेगी, जिसे हम कहते हैं जाइगोट या इसे हम कहते हैं युग्मनज। तो ये जाइगोट या युग्मनज क्या होगा, आगे चल के भ्रूण में बदल जाएगा और ये भ्रूण से फिर क्या बनेगा, एक नए शिशु का निर्माण होगा। तो इस प्रकार से किसी भी मानव के अंदर क्या होगा, लैंगिक जनन होगा। और मानव के अंदर लैंगिक जनन के माध्यम से ही प्रजनन होगा या जनन होगा। जनन का मतलब तो आपको वैसे ही पता है, हमने पहले ही पढ़ चुका है कि पीढ़ी दर पीढ़ी अगर अपनी जाति को बनाए रखना है तो उसके लिए जनन आवश्यक है। मतलब जनन के कारण ही पीढ़ी दर पीढ़ी जीवों की जो निरंतरता होती है वो क्या होती है, बनी रहती है। जीवों की कंटिन्यूटी या निरंतरता जो है जनन के कारण या रिप्रोडक्शन के कारण ही बनी रहती है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे एक नॉर्मल सा ग्राफ समझना है किसका, किसी भी प्राणी के अंदर या किसी भी व्यक्ति के अंदर कैसे जो है जनन की क्रिया संपन्न होती है और कैसे एक नए शिशु का निर्माण होता है। अब आज की जो वीडियो है इसमें हम देखेंगे युग्मक जनन यानी कि गैमेटोजेनेसिस। तो देखिए गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है, आपने देखा था कि जैसे प्लांट के अंदर होते हैं नर युग्मक व मादा युग्मक, उसी प्रकार से प्राणियों के अंदर भी नर व मादा युग्मक का निर्माण होता है। अब उसमें से देखिए जो हमारा नर युग्मक का निर्माण होगा उसकी प्रक्रिया अलग है, मादा युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया भी क्या है, अलग है। तो सबसे पहले यदि हम बात करें युग्मक जनन यानी कि गैमेटोजेनेसिस है क्या, तो देखिए युग्मकों के जो बनने की क्रिया होती है उसी को हम कहते हैं युग्मक जनन। क्या कहते हैं, युग्मकों के बनने की क्रिया, उसी को हम क्या कहते हैं, युग्मक जनन। यानी फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड एज गैमेटोजेनेसिस। तो गैमेट के फॉर्मेशन की जो प्रक्रिया होती है इसी को हम कहते हैं गैमेटोजेनेसिस यानी कि युग्मक जनन। तो सबसे पहले तो आपको नॉर्मल सी परिभाषा याद रखनी है कि युग्मकों के जो बनने की क्रिया होती है, यहाँ पे 2 बार हो गया है, तो युग्मकों के बनने की जो क्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, युग्मक जनन कहते हैं।
तो या आपको सबसे पहले तो यही चीज याद रखना है कि युग्मकों के बनने की क्रिया क्या कहलाती है, युग्मक जनन कहलाती है। फिर युग्मक जनन की जो प्रक्रिया होती है वो दो प्रकार से होती है। देखिए, या आप ये कह सकते हैं कि युग्मक जनन दो प्रकार का होता है। पहला तो होता है शुक्र जनन। क्या होता है पहला? शुक्र जनन। क्योंकि देखिए, किसी भी मानव के अंदर दो प्रकार के युग्मक बनते हैं, एक नर युग्मक बनता है और एक मादा युग्मक। तो जो नर युग्मक होता है वो क्या कहलाता है? शुक्राणु कहलाता है। तो शुक्राणुओं के जो बनने की क्रिया होगी उसे हम कहेंगे शुक्र जनन। जबकि एक प्रक्रिया और होगी जिसको हम बोलेंगे अंड जनन। क्या बोलेंगे? अंड जनन, यानी कि ऊजेनेसिस। क्या बोलेंगे? अंड जनन या ऊजेनेसिस। तो किसी भी प्राणी के अंदर आप देखेंगे कि युग्मकों के जो बनने की क्रिया होती है वो दो प्रकार से होती है। एक तो है शुक्र जनन जिसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, और दूसरा है अंड जनन जिसको हम बोलते हैं ऊजेनेसिस। अब सबसे पहले हम समझते हैं शुक्र जनन की प्रक्रिया क्या होती है। तो आज की ये जो वीडियो है पूरी की पूरी शुक्र जनन यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया है। इसमें हम देखेंगे कि कैसे पूरे के पूरे स्पर्म का निर्माण होगा। चूंकि जो हमारा शुक्र जनन की प्रक्रिया होती है इसमें किसका निर्माण होता है? शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो शुक्राणुओं का निर्माण कहां होता है? वृषण के अंदर होता है, यानी कि टेस्टिस के अंदर होता है। तो टेस्टिस के अंदर यानी कि वृषण के अंदर जो शुक्राणुओं के बनने की क्रिया होती है उसी को हम बोलते हैं शुक्र जनन यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि जो वृषण के अंदर शुक्राणुओं के बनने की क्रिया होती है इसे हम क्या कहते हैं? शुक्र जनन कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, यहां पे आपने देखा कि जो शुक्राणुओं के बनने की क्रिया यानी फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड एज स्पर्मेटोजेनेसिस। तो किसी प्रकार से जो स्पर्म के बनने की प्रक्रिया होती है उसे हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्म का निर्माण कहां होता है? तो वृषण यानी कि टेस्टिस के अंदर होता है। अब आपको एक चीज याद रखना है, आपको सबसे पहले तो यह समझना है कि ये जो पूरी की पूरी शुक्र जनन की प्रक्रिया होती है, इस शुक्र जनन की प्रक्रिया में कौन कौन से हार्मोन शामिल होते हैं वो भी हम देखेंगे। और ये जो पूरी की पूरी शुक्र जनन की प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया स्टार्ट होती कब है? देखिए, कोई भी अगर मेल है जैसे ही 12, 13, 14 वर्ष की अवस्था में पहुंचेगा, यानी आप ये कह सकते हैं कि जैसे ही कोई भी मेल या कोई भी नर जैसे ही किशोरावस्था में या हम कह सकते हैं यौवनावस्था में, जिसको आप पुबर्टी एज भी कहते हैं, तो जैसे ही पुबर्टी एज यानी कि किशोरावस्था में कोई भी मेल पहुंचता है वैसे ही उसके अंदर यह शुक्र जनन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। अर्थात शुक्राणुओं के बनने की जो क्रिया होती है वो किसी भी मेल के अंदर 12, 13, 14 वर्ष की अवस्था से शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक विशेष प्रकार की क्रिया होने लगती है जिसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि शुक्र जनन। तो शुक्र जनन की प्रक्रिया में क्या होगा? वृषण के अंदर क्या होगा? शुक्राणुओं का निर्माण होगा। अब देखिए, एक चीज तो आपको क्लियर हो गया कि जो शुक्र जनन की प्रक्रिया किसके अंदर होती है? वृषण के अंदर होती है, यानी कि टेस्टिस के अंदर होती है। और जो शुक्राणुओं का विकास या शुक्राणुओं का निर्माण होगा ये वृषण की शुक्र जनन नलिकाओं में होता है। देखिए, वृषण की संरचना जब आप देखेंगे, अभी इसके बाद हम जो अगली वीडियो लाएंगे उसमें हम वृषण की आपको स्ट्रक्चर यानी कि संरचना भी दिखाएंगे। तो पूरी की पूरी जो वृषण की संरचना होती है उस वृषण की संरचना के अंदर सोमनीफेरस नलिकाएं होती है या सोमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं या शुक्र जनन नलिकाएं होती है जो कि वृषण की क्रियात्मक इकाई भी मानी जाती है। तो कुल मिलाकर के आप देखेंगे कि जो शुक्र जनन नलिकाएं होती है, इन्हीं शुक्र जनन नलिकाओं के अंदर क्या होता है? शुक्राणुओं का विकास होता है। अब आपको यहां पे समझना है कि पूरी की पूरी जो हमारी स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है यानी कि जो हमारी शुक्र जनन की प्रक्रिया होती है ये 2 चरणों में संपन्न होती है। कितने चरणों में होती है? 2 चरणों में होती है। तो यहां पे आप देखेंगे शुक्र जनन की जो क्रिया होगी 2 चरणों में संपन्न होगी। कौन कौन से चरण हैं? तो देखिए, पहले जो प्रक्रिया होगी शुक्र जनन में, इसमें तो होगा पूर्व शुक्राणुओं का निर्माण या शुक्राणु पूर्व का निर्माण। तो यहां पे आप लिख सकते हैं पूर्व शुक्राणुओं का निर्माण। पहले तो क्या होगा? पूर्व शुक्राणुओं का निर्माण होगा। तो जो पहला स्टेप है इसमें आपको ध्यान रखना है क्या होगा? पूर्व शुक्राणुओं का निर्माण। इंग्लिश में आप बोल सकते हैं स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन। तो पूर्व शुक्राणुओं का निर्माण होगा, यह पहला चरण है। फिर जब पूर्व शुक्राणुओं का निर्माण होगा उसके बाद एक प्रक्रिया होगी जिसको हम बोलते हैं शुक्र कायांतरण। क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं शुक्र कायांतरण। शुक्र कायांतरण को हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। तो शुक्र कायांतरण में आप देखेंगे कि शुक्र कायांतरण के बाद शुक्राणुओं का निर्माण भी हो जाएगा। तो शुक्र जनन की क्रिया 2 चरणों में होती है। पहला चरण है पूर्व शुक्राणुओं का निर्माण और दूसरा है शुक्र कायांतरण, यानी स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा? या इसको आप इंग्लिश में कह सकते हैं स्पर्मेटिड। तो स्पर्मेटिड जो है ये स्पर्मेटिड का यहां पे फॉर्मेशन होगा, तो इसको आप स्पर्मेटिड बना लेंगे।
तो स्पर्मेटिड का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। वहीं दूसरे में क्या होगा, शुक्र का कायांतरण होगा। तो यानी ये जो हमारा स्पर्मेटिड बनेगा उसका कायांतरण होगा, जिसके पश्चात शुक्राणुओं का निर्माण होगा। तो पूरी की पूरी जो शुक्र जनन की क्रिया होती है ये 2 स्टेप में यानी कि 2 चरणों में संपन्न होती है। पहला चरण होगा पूर्व शुक्राणुओं का निर्माण और दूसरा चरण है शुक्र कायांतरण। दूसरा चरण कौन सा है, शुक्र कायांतरण। अब ये जो पूर्व शुक्राणुओं का निर्माण है ये 3 प्रवस्थाओं में होता है। कितनी प्रवस्थाओं में होता है, 3 प्रवस्थाओं में होता है। सबसे पहले तो पूर्व शुक्राणुओं का निर्माण होगा। तो पूर्व शुक्राणुओं का जो निर्माण होगा यानी जो स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन होगा वो 3 स्टेप में होगा। कितने स्टेप में होगा, 3 स्टेप में। पहला जो स्टेप है उसको हम बोलते हैं गुणन प्रवस्था। 3 प्रवस्थाओं में होगा। तो पहली जो प्रवस्था है वो कौन सी है, गुणन प्रवस्था है। जो पहली प्रवस्था होती है वो गुणन प्रवस्था होती है। फिर जो दूसरी प्रवस्था होती है वो होती है वृद्धि प्रवस्था। क्या होती है, दूसरी प्रवस्था है वृद्धि प्रवस्था। और जो तीसरी प्रवस्था है इसको हम बोलते हैं परिपक्वन प्रवस्था यानी कि मैचुरेशन फेज। क्या बोलते हैं इसको हम, परिपक्वन प्रवस्था। तो 3 प्रवस्थाओं में किसका निर्माण होगा, पूर्व शुक्राणुओं का निर्माण होगा यानी कि स्पर्मेटिड का निर्माण होगा। तो ये चीज आप देख सकते हैं, स्पर्मेटिड का जो निर्माण होगा वो 3 प्रवस्थाओं में होगा। पहला है गुणन प्रवस्था जिसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज, दूसरा है वृद्धि प्रवस्था यानी कि ग्रोथ फेज, और तीसरी जो प्रवस्था है वो है परिपक्वन प्रवस्था यानी कि मैचुरेशन फेज। तो पूरा का पूरा यहाँ पे आप देखेंगे कि जो शुक्र जनन की प्रक्रिया होती है 2 स्टेप में संपन्न होगी। पूर्व शुक्राणुओं का पहले निर्माण होगा, उसके बाद इनमें शुक्र कायांतरण होगा जिसके परिणाम स्वरूप शुक्राणुओं का निर्माण होगा। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले तो पूर्व शुक्राणुओं का निर्माण होगा। तो यहां पे हम पूरा का पूरा एक ग्राफिकल फॉर्म में समझने वाले हैं कि कैसे वृषण के अंदर शुक्र जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो सबसे पहले तो हमको करना है पूर्व शुक्राणुओं का निर्माण। तो अब आप यहां पे देखेंगे, जैसे मान लीजिए कोई भी टेस्टिस या वृषण है। अब वृषण या टेस्टिस की संरचना के अंदर क्या होता है, जो शुक्र जनन नलिकाएं होती है उनके अंदर आदि जनन कोशिकाएं होती है। इनको आप दूसरी भाषा में प्रिमोर्डियल जर्म सेल यानी कि प्राथमिक जर्म कोशिका भी कह सकते हैं। तो प्राथमिक जर्म कोशिकाएं या जो आदि जनन कोशिकाएं होती है इनमें सबसे पहले क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। तो सबसे पहले तो हमको समझना है कि ये हमारे पास क्या है, एक हमारे पास क्या होती है, डिप्लॉयड सेल होती है। वृषण के अंदर एक सेल होती है जो कि कहां होती है, शुक्र जनन नलिकाओं के अंदर। तो वृषण के अंदर जो शुक्र जनन नलिकाएं होती है उनमें एक डिप्लॉयड सेल होती है जिसको हम बोलते हैं आदि जनन कोशिका। क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं आदि जनन कोशिका। तो यहां पे आप लिखेंगे आदि जनन कोशिका। तो ये जो कोशिका है इसका नाम क्या है, आदि जनन कोशिका। तो ये आदि जनन कोशिका है। अब इस आदि जनन कोशिका में क्या होगा, ये जो आदि जनन कोशिका यहां से आपका स्टार्ट हो जाएगा कौन सी प्रवस्था, यहां से आपकी पहली प्रवस्था स्टार्ट हो जाएगी जिसको हम बोलते हैं गुणन प्रवस्था। क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं गुणन प्रवस्था। तो यहां से स्टार्ट होगी गुणन प्रवस्था। तो ये आपकी यहां से स्टार्ट हो गई कौन सी प्रवस्था, गुणन प्रवस्था। तो देखिए क्या होगा, जो आदि जनन कोशिकाएं होती है यानी कि जो प्राथमिक जर्म कोशिकाएं होती है वृषण की संरचना के अंदर, उसमें जैसे ही पहली प्रवस्था स्टार्ट होगी यानी कि जैसे ही ये पहली स्टेज प्रारंभ होगी गुणन प्रवस्था, इस गुणन प्रवस्था में क्या होता है, ये जो आदि जनन कोशिका होती है इसमें समसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है, इसमें समसूत्री विभाजन होता है यानी कि माइटोसिस होता है। क्या होता है, माइटोसिस यानी कि समसूत्री विभाजन होता है। तो ये होगा यहाँ पे माइटोसिस यानी कि समसूत्री विभाजन होगा। तो जब समसूत्री विभाजन होगा तो समसूत्री विभाजन के कारण आप देखेंगे एक बार समसूत्री विभाजन होगा तो कितनी कोशिकाएं बनेगी, 2 कोशिका बनेगी। इस प्रकार से ये 2 कोशिकाएं बन गई। फिर जब ये दोबारा विभाजित होंगी तो भी क्या बनेगी, इससे फिर 2 कोशिकाएं बनेगी। और ये वाली कोशिका से भी कितनी कोशिकाएं बन जाएगी, 2 कोशिकाएं बन जाएगी। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो हमारी आदि जनन कोशिका है इसमें जब समसूत्री विभाजन हुआ गुणन प्रवस्था में तो इसमें एक कोशिका से कितनी कोशिकाएं बन गई, 4 कोशिकाएं बन गई। अब आप ये बोलेंगे कि सर यहां पे तो हम देख रहे हैं कि ये जो हमारी कोशिका होती है आदि जनन कोशिका ये कैसी होती है, डिप्लॉयड होती है। तो यहां पे जो चारों के चारों कोशिकाएं बनेगी ये भी कैसी होंगी, चारों के चारों जो कोशिकाएं बनेंगी ये कैसी होंगी, ये कैसी होंगी, ये भी डिप्लॉयड होंगी। कैसी होंगी, ये भी डिप्लॉयड होंगी। अब डिप्लॉयड का मतलब यहां पे आप देखेंगे, अब चूंकि चारों के चारों जो कोशिकाएं बनी हैं ये डिप्लॉयड क्यों है,
क्योंकि जो आदि जनन कोशिका ये डिप्लॉइड है, इसमें कौन सा विभाजन हुआ है? समसूत्री विभाजन हुआ है। तो आपको एक चीज तो पता होना चाहिए कि अगर किसी भी प्लांट या एनिमल के अंदर अगर समसूत्री विभाजन होता है तो समसूत्री विभाजन एक समान प्रकार का विभाजन होता है, यानी 1 से 2 कोशिका बनेगी, 2 से 4 कोशिका बनेगी, 4 से 8 इस प्रकार से कोशिकाएं बनती है। तो यहां पे 2 बार समसूत्री विभाजन होगा तो 4 कोशिकाएं बन गई। अब आपको यहां पे एक चीज देखने को मिल रहा है कि जो आदि जनन कोशिकाओं की सूत्र गुणिता है, मतलब जो आदि जनन कोशिका ये कैसी है? डिप्लॉइड है। और जो हमारी चारों कोशिकाएं बनी हैं ये भी कैसी हैं? डिप्लॉइड है। यानी गुणसूत्रों की संख्या में बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं हुआ है। अब गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन क्यों नहीं हुआ है? तो उसका केवल और केवल एक यही कारण है कि भैया यहां पे समसूत्री विभाजन हो रहा है। तो समसूत्री विभाजन में कभी भी गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन नहीं होता है, यानी गुणसूत्रों की संख्या समान बनी रहती है। तो यहां पे आपने देखा कि एक आदि जनन कोशिका है जिसमें गुणन प्रवस्था में क्या होगा? समसूत्री विभाजन होगा, जिसके कारण 2 बार समसूत्री विभाजन होगा। और यहां पे एक आदि जनन कोशिका से 4 कोशिकाएं बन जाएगी और इन चारों कोशिकाओं को हम बोलते हैं शुक्र जनन कोशिका। क्या बोलते हैं? शुक्र जनन कोशिका, या हम बोलेंगे स्पर्मेटोगोनिया सेल। क्या बोलेंगे? इनको हम स्पर्मेटोगोनिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया। तो ये स्पर्मेटोगोनिया सेल बन गई, या इसको आप लिख सकते हैं शुक्र जनन कोशिका। क्या लिख सकते हैं आप इसको? शुक्र जनन कोशिका। इसको आप लिख सकते हैं शुक्र जनन कोशिका, शुक्र जनन कोशिका। तो सबसे पहले तो हमको बस यही समझना है कि जो आदि जनन कोशिका है वृषण के अंदर, इसमें गुणन प्रवस्था होगी, और गुणन प्रवस्था में होगी तो क्या होगा? समसूत्री विभाजन होगा, और एक कोशिका से 4 कोशिकाएं यहां पे बन जाएगी। और इन कोशिकाओं को हम बोलेंगे स्पर्मेटोगोनिया सेल, यानी कि शुक्र जनन कोशिकाएं या शुक्र जनन कोशिका। अब चूंकि यहां पे कई कोशिका है तो यहां पे आप कोशिकाएं लिख सकते हैं। अब देखिए यहां पे होगा क्या? अब यहां पे दूसरी प्रवस्था स्टार्ट होगी। हम किसका निर्माण कर रहे हैं? तो सबसे पहले हम निर्माण करेंगे किसका? पूर्व शुक्राणुओं का, यानी कि स्पर्मेटेड का निर्माण करेंगे। तो स्पर्मेटेड का निर्माण हमने आपको बताया कि 3 प्रवस्थाओं में होता है। तो पहली प्रवस्था हो चुकी है गुणन प्रवस्था, अब यहां पे दूसरी प्रवस्था स्टार्ट होगी। तो इस दूसरी प्रवस्था को हम क्या बोलते हैं? यहां पे जो दूसरी प्रवस्था स्टार्ट होगी इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे वृद्धि प्रवस्था। क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे ग्रोथ फेज आप लिख सकते हैं, या आपको हिंदी में लिखना है तो आप लिख सकते हैं वृद्धि प्रवस्था। क्या लिख सकते हैं आप लिख सकते हैं वृद्धि प्रवस्था। तो जब वृद्धि प्रवस्था स्टार्ट होगी, यानी कि ग्रोथ फेज जब यहां पे स्टार्ट होगा, तो क्या होगा? खाद्य पदार्थों का संचय करके ये जो एक स्पर्मेटोगोनिया सेल है ये क्या करेगी? एक बड़े आकार में बदल जाएगी। तो इस प्रकार से ये एक बड़ी सेल का निर्माण कर लेगी, और ये जो सेल बनी है इसको हम क्या बोलेंगे? इस सेल को हम बोलते हैं क्या? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड। क्या बोलते हैं? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड, या आप बोल सकते हैं प्राथमिक अंडक कोशिका। क्या बोल सकते हैं आप इसको बोल सकते हैं प्राथमिक अंडक कोशिका। तो ये बन चुकी है यहां पे प्राथमिक अंडक कोशिका, प्राथमिक अंडक कोशिका। तो ये प्राथमिक अंडक कोशिका बन चुकी है। यानी पूरी की पूरी प्रोसेस में जो हमारा पूर्व शुक्राणुओं का निर्माण होगा, यानी जो स्पर्मेटेड का निर्माण होगा, वो 3 प्रवस्थाओं में होगा। पहली प्रवस्था हमने देखी, जो आदि जनन कोशिका होती है, डिप्लॉइड होती है, इसमें जैसे ही गुणन प्रवस्था स्टार्ट हुआ, मतलब पहली प्रवस्था स्टार्ट हुई, उसमें समसूत्री विभाजन हुआ, और 2 बार समसूत्री विभाजन हुआ तो एक कोशिका से यहां पे 4 कोशिकाएं बन गई, और जो चारों कोशिकाएं बनी है इसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। और ये जैसे ही वृद्धि प्रवस्था में जैसे ही ग्रोथ फेज स्टार्ट होगी, वृद्धि प्रवस्था स्टार्ट होगी, वैसे ही स्पर्मेटोगोनिया सेल क्या करेगी? अपने आकार को इंक्रीज करेगी, और फिर इस सेल को हम क्या बोलेंगे? इस सेल को हम बोलेंगे प्राथमिक अंडक कोशिका। क्या बोलेंगे? सॉरी, यहां पे प्राथमिक शुक्राणु कोशिका, इसको आपको चेंज कर लेना है। यहां पे प्राथमिक शुक्राणु कोशिका है। कौन सी कोशिका है? तो यहां पे प्राथमिक शुक्राणु कोशिका है। चूंकि हम शुक्राणु जनन पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे क्या बनेगा? प्राथमिक शुक्राणु कोशिका। एक चीज आपको यहाँ पे चेंज कर लेना है, यहाँ पे मिस्टेक हो गया था। तो जो वृद्धि प्रवस्था है, वृद्धि प्रवस्था में क्या होगा? स्पर्मेटोगोनिया जो है खाद्य पदार्थों का संचय करके अपने साइज को इंक्रीज कर लेगी, और इसे हम बोलेंगे प्राथमिक शुक्राणु कोशिका। अब जैसे ही प्राथमिक शुक्राणु कोशिका बन जाएगी, यहां पे अब तीसरी प्रवस्था स्टार्ट होगी। कौन सी प्रवस्था स्टार्ट होगी? अब तीसरी प्रवस्था स्टार्ट होगी, और इस तीसरी प्रवस्था को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं परिपक्वन प्रवस्था, यानी कि मैचुरेशन फेज। क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं परिपक्वन प्रवस्था।
तो परिपक्वन प्रवस्था में आपको केवल और केवल एक चीज याद रखनी है कि इसमें 2 बार अर्धसूत्री विभाजन होगा। कितनी बार? 2 बार। तो जब 2 बार अर्धसूत्री विभाजन होगा तो एक बार अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होगा और एक बार अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होगा, यानी कि फर्स्ट मियोसिस होगा और सेकंड मियोसिस होगा। तो कुल मिलाकर के ये जो हमारी प्राथमिक अंडक कोशिका बन गई है, या इसको इंग्लिश में आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट यानी प्राथमिक शुक्राणु कोशिका जो बन गई है, इसमें क्या होगा, जैसे ही परिपक्वन प्रवस्था होगी, जैसे ही परिपक्वन प्रवस्था स्टार्ट होगी, वैसे ही आप देखेंगे कि यहां पे पहला अर्धसूत्री विभाजन होगा। क्या होगा? पहला अर्धसूत्री विभाजन होगा। तो पूरा का पूरा ये जो हमारी परिपक्वन प्रवस्था है, इसमें 2 बार क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा। तो यहां पे अब पहला अर्धसूत्री विभाजन होगा। तो जब पहला अर्धसूत्री विभाजन होगा तो क्या होगा, देखिए अब इस प्राथमिक अंडक कोशिका से यहां पे आप देखेंगे कि 2 कोशिकाएं बनेगी, ये और ये जो दोनों कोशिकाएं बनेगी ना, इनके अंदर गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाएगी? हेप्लॉइड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहां पे अर्धसूत्री विभाजन हुआ है और ये कोशिका हमारी कैसी थी? डिप्लॉइड थी। तो किसी भी डिप्लॉइड से में जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है? आधी हो जाती है। देखिए यहां पे समसूत्री विभाजन हुआ था तो गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन नहीं हुआ था, लेकिन यहां पे ये जो डिप्लॉइड सेल है इसमें अर्धसूत्री विभाजन हुआ है। तो जैसे ही अर्धसूत्री विभाजन हुआ, ये जो दोनों कोशिकाएं बनी है, ये कैसी बनी है? हेप्लॉइड बनी है, यानी कि गुणसूत्रों की संख्या यहां पे क्या हो गई है? आधी हो गई है। अब यहां पे क्या होगा? यहां पे अब आप देखेंगे कि दूसरा होगा। क्या होगा? दूसरा अर्धसूत्री विभाजन होगा। तो पहला अर्धसूत्री विभाजन तो हो गया। तो देखिए जो प्राथमिक शुक्राणु कोशिका है, इसमें जब प्राथमिक अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो इसके परिणाम स्वरूप 2 कोशिकाएं बनी और इन दोनों कोशिकाओं को हम क्या बोलेंगे? इनको हम बोलेंगे द्वितीयक शुक्राणु कोशिका। क्या बोलेंगे? इनको हम बोलेंगे द्वितीयक शुक्राणु कोशिका या सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो इनको हम बोलेंगे द्वितीयक शुक्राणु कोशिका। क्या बोलेंगे? द्वितीयक शुक्राणु कोशिका। ये बन गई द्वितीयक शुक्राणु कोशिका। अब इस द्वितीयक शुक्राणु कोशिका में क्या होगा? यहां पे फिर से दूसरा अर्धसूत्री विभाजन होगा। तो देखिए ये तो पहला अर्धसूत्री विभाजन हो चुका, अब यहां पे क्या होगा? दूसरा अर्धसूत्री विभाजन होगा। तो यहां पे सेकंड मियोसिस होगा, या आप लिख सकते हैं दूसरा अर्धसूत्री विभाजन होगा। तो जब दूसरा अर्धसूत्री विभाजन होगा यहां पे, तो जब दूसरा अर्धसूत्री विभाजन होगा तो इस सेल से भी 2 कोशिकाएं बन जाएगी और इस सेल से भी 2 कोशिकाएं बन जाएगी। ये देखिए 1 कोशिका और 2 कोशिका, इसमें से भी 2 कोशिकाएं बन जाएगी। यानी यहां पे अब आप देखेंगे कि 4 जो है नई कोशिकाएं बन गई है और ये सभी के सभी कैसे रहेंगी? ये भी कैसे रहेंगी? हेप्लॉइड रहेंगी। तो सिंपल सी बात है कि आपने देखा कि जो गुणन प्रवस्था हुई, गुणन प्रवस्था में जो आदिजनन कोशिका थी उसमें समसूत्री विभाजन हुआ तो एक कोशिका से 4 कोशिकाएं बनी और इन चारों कोशिकाओं को हमने बोला स्पर्मेटोगोनिया या हमने बोला शुक्रजनन कोशिकाएं। और इस शुक्रजनन कोशिका में जैसे ही वृद्धि प्रवस्था स्टार्ट हुई तो वृद्धि प्रवस्था में ये शुक्रजनन कोशिका में क्या हुई? वृद्धि हुई, भोज्य पदार्थों का संचय हुआ और ये प्राथमिक शुक्राणु कोशिका जो है या शुक्रजनन कोशिका जो है किसमें बदल गई? प्राथमिक शुक्राणु कोशिका में बदल गई। और ये जब प्राथमिक शुक्राणु कोशिका बन गई, इस प्राथमिक शुक्राणु कोशिका के बनते यहां पे परिपक्वन प्रवस्था स्टार्ट हो जाएगी और जैसे ही परिपक्वन प्रवस्था स्टार्ट होगी इसमें 2 बार क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा। तो जब एक बार अर्धसूत्री विभाजन होगा तो ये जो डिप्लॉइड सेल है ये 2 आगुणित सेल में विभाजित हो जाएगी और जब दूसरा अर्धसूत्री विभाजन होगा तो ये दोनों आगुणित सेल भी किसमें बदल जाएंगी? 2 नई सेल का निर्माण करेंगी। यानी कुल मिलाकर के यहां पे 4 जो सेल बन गई है, अब इसको हम क्या बोलेंगे? तो यही है हमारा पूर्व शुक्राणु यानी कि स्पर्मेटिड। यही क्या है हमारा? यही है हमारा स्पर्मेटिड। क्या है? यही बन गया हमारा स्पर्मेटिड। तो हमको इसी का तो निर्माण करना था, हमको स्पर्मेटिड का ही तो निर्माण करना था, पूर्व शुक्राणुओं का निर्माण करना था, यानी कि स्पर्मेटिड का निर्माण करना था। तो जो पहला जो स्टेप होता है शुक्रजनन का, इसमें हमने क्या कहा कि पूर्व शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो पूर्व शुक्राणुओं का जो निर्माण होता है यानी जो स्पर्मेटिड का निर्माण होता है वो 3 प्रवस्थाओं में होता है। सबसे पहले क्या होगा? गुणन प्रवस्था। गुणन प्रवस्था में क्या होगा? जो आदिजनन कोशिका है इसमें समसूत्री विभाजन होगा और 1 से 4 कोशिकाएं बन जाएगी जिनको हम बोलेंगे स्पर्मेटोगोनिया यानी कि शुक्रजनन कोशिका। और दूसरी प्रवस्था जैसे ही स्टार्ट होगी ग्रोथ फेज यानी कि वृद्धि प्रवस्था। वृद्धि प्रवस्था में क्या होगा? ये जो स्पर्मेटोगोनिया सेल है इसके आकार में वृद्धि होगी और ये बदल जाएगी किसमें? प्राथमिक शुक्राणु कोशिका में।
अब जैसे ही प्राथमिक शुक्राणु कोशिका का निर्माण हो चुकेगा वैसे ही परिपक्वन प्रवस्था स्टार्ट हो जाती है। अब परिपक्वन प्रवस्था में क्या होता है, दो अर्धसूत्री विभाजन होता है, दो बार होता है। तो जब पहला अर्धसूत्री विभाजन होगा तो ये जो डिप्लॉइड सेल है ये दो हेप्लॉइड सेल में बदल जाएगी, यानी दो अगुणित कोशिकाओं में बन जाएगी। और फिर जब दूसरा अर्धसूत्री विभाजन होगा तो इस वाली कोशिका से भी दो नई कोशिकाएं बन जाएगी और इस वाली कोशिका से भी दो नई कोशिकाएं बन जाएगी। यानी दोनों जो द्वितीयक शुक्राणु कोशिका बनी थी अब इससे किसका निर्माण हो चुका है, स्पर्मेटिड का निर्माण हो चुका है, यानी कि पूर्व शुक्राणुओं का निर्माण हो चुका है। अब इसके बाद क्या होगा, देखिए अब इसके बाद आप देखेंगे इसके बाद क्या होगा, शुक्र कायांतरण होगा। इसके बाद एक क्रिया होगी जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं शुक्र कायांतरण। क्या बोलते हैं, शुक्र कायांतरण। अब यहां पे क्या होगा, शुक्र कायांतरण होगा। देखिए ये तो पहला स्टेप हो गया पूर्व शुक्राणुओं का निर्माण। और दूसरा स्टेप हमने क्या कहा कि जब पूर्व शुक्राणुओं का निर्माण हो जाएगा यानी कि स्पर्मेटिड का निर्माण हो जाएगा तो यहां पे आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 स्पर्मेटिड का निर्माण हो चुका है, यानी कि 4 पूर्व शुक्राणुओं का निर्माण हो चुका है। तो एक मैच्योर जो हमारा स्पर्म है या शुक्राणु है उसके जो पहले की प्रवस्था होगी उसे हम बोलेंगे पूर्व शुक्राणु या शुक्राणु पूर्व प्रवस्था। तो आप यहां पे देख रहे हैं कि हमारे पास पूर्व शुक्राणुओं का निर्माण हो चुका है, यानी कि स्पर्मेटिड का निर्माण हो चुका है। अब इसके बाद दूसरा स्टेप जो होता है, यानी जो दूसरा चरण होता है शुक्र जनन का, उसको हम बोलते हैं शुक्र कायांतरण यानी कि स्पर्मियोजेनेसिस। तो यहां पे आप लिखेंगे, अब क्या होगा, यहां पे शुक्र जनन होगा, यहां पे क्या होगा, सॉरी यहां पे शुक्र कायांतरण होगा। क्या होगा, यहां पे होगा शुक्र कायांतरण। तो यहां पे हो रहा है शुक्र कायांतरण। अब जब शुक्र कायांतरण होगा तो शुक्र कायांतरण के बाद क्या हो जाएगा, शुक्र कायांतरण के बाद आप देखेंगे कि ये जो चारों स्पर्मेटिड हैं ये चारों स्पर्मेटिड एक एक स्पर्म में बदल जाएंगे। यानी अब आप यहां पे देखेंगे तो आसानी से आपको इस प्रकार से 4 स्पर्म जो है दिखाई देंगे। तो इस प्रकार से आप पूरी की पूरी प्रोसेस में देखेंगे कि जो शुक्राणुओं का निर्माण होता है ये 2 स्टेप में होता है। सबसे पहले हमने क्या कहा कि पूरा का पूरा जो टेस्टिस या वृषण होता है उस टेस्टिस या वृषण के अंदर क्या होता है, शुक्र जनन नलिकाएं होती है। और उन शुक्र जनन नलिकाओं के अंदर आप देखेंगे कि ये जो प्राथमिक जनन कोशिका होती है या आदि जनन कोशिका होती है, जिसको प्राथमिक जर्म कोशिका भी आप कह सकते हैं। तो प्राथमिक जर्म कोशिका या आदि जनन कोशिका जो होती है डिप्लॉइड होती है। जैसे ही इसमें गुणन प्रवस्था स्टार्ट होगी तो उसमें समसूत्री विभाजन होगा और समसूत्री विभाजन के कारण यहां पे 2 बार समसूत्री विभाजन होगा। तो एक कोशिका से यहां पे 4 कोशिकाएं बन गई है और इस चारों कोशिकाओं को हम बोलेंगे स्पर्मेटोगोनिया सेल या आप कह सकते हैं शुक्र जनन कोशिकाएं। फिर वृद्धि प्रवस्था स्टार्ट होगी। तो वृद्धि प्रवस्था में ये जो स्पर्मेटोगोनिया है ये अपने आकार में वृद्धि करेगी और क्या किसमें बदल जाएगी, प्राथमिक शुक्राणु कोशिका में बदल जाएगी। और जैसे ही प्राथमिक शुक्राणु कोशिका का निर्माण हो जाएगा वैसे ही क्या होगा, परिपक्वन प्रवस्था स्टार्ट हो जाती है। परिपक्वन प्रवस्था में आपको केवल इतना याद रखना है कि इसमें 2 बार अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो एक बार जब अर्धसूत्री विभाजन होगा, पहला अर्धसूत्री विभाजन होगा तो इस प्राथमिक शुक्राणु कोशिका से यहां पे 2 कोशिकाएं बन जाएगी जिनको हम बोलेंगे द्वितीयक शुक्राणु कोशिका। फिर जब इनमें दूसरी बार अर्धसूत्री विभाजन होगा तो इन द्वितीयक शुक्राणु कोशिका से 4 स्पर्मेटिड का निर्माण हो जाएगा। 1 2 3 4 स्पर्मेटिड का निर्माण हो गया। फिर चारों स्पर्मेटिड में क्या होगा, शुक्र कायांतरण की प्रक्रिया होगी जिसके चलते यहां पे आपको 4 शुक्राणु का निर्माण हो जाएगा, यानी कि 4 शुक्राणुओं का निर्माण आपको दिखाई देगा। तो यहां पे जो शुक्राणु बने हैं ये कैसे होते हैं, गतिशील होते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये आप यहां पे देख सकते हैं कि 4 शुक्राणु यानी कि 4 स्पर्म का निर्माण हो चुका है। तो 4 स्पर्म का निर्माण होता है। कभी भी आप देखेंगे कि जब शुक्र जनन की प्रक्रिया होती है तो एक बार के शुक्र जनन में आपको याद रखना है कि एक बार अगर शुक्र जनन की प्रक्रिया हुई है यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया हुई है तो एक बार की प्रक्रिया में 4 शुक्राणुओं का निर्माण होता है। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है कि सबसे पहले क्या होगा, पूर्व शुक्राणुओं का निर्माण होगा। तो पूर्व शुक्राणु का निर्माण यानी कि स्पर्मेटिड का निर्माण होगा। तो स्पर्मेटिड का जो निर्माण है वो 3 स्टेज में होगा, गुणन प्रवस्था, इसके अलावा वृद्धि प्रवस्था और तीसरी कौन सी है, परिपक्वन प्रवस्था। तो परिपक्वन प्रवस्था के बाद आप देख सकते हैं यहां पे स्पर्मेटिड का निर्माण हो चुका है। फिर जब स्पर्मेटिड बन जाएंगे तो इन स्पर्मेटिड में क्या होगा, शुक्र कायांतरण की क्रिया होगी, यानी दूसरा स्टेप होगा जिसके चलते यहां पे आपको 4 स्पष्ट शुक्राणु बनते हुए नजर आएंगे। तो इस प्रकार से
ये हमारा पूरा का पूरा ग्राफ या फ्लो चार्ट है किसका, ये जो हमारा शुक्र जनन की क्रिया है यानी कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया है। सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे कि पूरी की पूरी जो हमारी शुक्र जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है, इस पे हार्मोनल कंट्रोल कैसे होता है, यानी हार्मोन्स का कंट्रोल कैसे होता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अब हम देखेंगे यहां पे शुक्र जनन की क्रिया का हार्मोनल नियंत्रण। देखिए थोड़ा सा यहां पे आपको समझना पड़ेगा। हमने आपको क्या बोला, हमने आपसे क्या कहा कि जैसे ही कोई मेल 12-13 वर्ष की अवस्था में आता है, यानी जैसे ही किशोरावस्था में एंट्री करता है, वैसे ही उसके अंदर पूरी की पूरी जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया है या शुक्र जनन की जो प्रक्रिया है ये शुरू हो जाती है। यानी कि जैसे ही कोई मेल पुबर्टी एज में पहुंचता है, वैसे ही उसके अंदर शुक्र जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। अब होता क्या है, देखिए जो हमारे शरीर में जो हाइपोथैलेमस होता है, क्या होता है, जो हाइपोथैलेमस होता है, ये जो हाइपोथैलेमस होता है, इस हाइपोथैलेमस के द्वारा देखिए जैसे ही पुबर्टी एज आएगी क्या होगा, एक हार्मोन्स का सिक्रेशन होगा। किस हार्मोन्स का, GnRH। GnRH, तो ये GnRH जो हार्मोन्स होता है, इसका पूरा नाम क्या होता है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स। जैसे ही किशोरावस्था आएगी यानी कि यौवनावस्था आएगी, वैसे ही क्या होता है, हाइपोथैलेमस के द्वारा एक हार्मोन्स का सिक्रेशन होगा जिसको हम बोलते हैं GnRH। इसका पूरा नाम आप लिख सकते हैं गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स। तो अब आप देखेंगे कि गोनेडोट्रोपिन नाम से स्पष्ट है कि गोनेड्स में होने वाली क्रिया होगी, है ना, उसके लिए उत्तेजित करने का काम करेगा ये हार्मोन्स। तो गोनेड्स दो प्रकार के होते हैं, शुक्राणु और गोनेड्स दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, टेस्टिस और ओवरी, यानी कि आप कह सकते हैं वृषण और अंडाशय। तो सबसे पहले हार्मोनल कंट्रोल में आपको समझना है कि जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस के द्वारा एक GnRH यानी कि गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स का क्या होगा, सिक्रेशन होगा। अब ये जो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स है, ये पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली को क्या कर देगा, उद्दीपित कर देगा। तो पीयूष ग्रंथि की क्या होती है, जो अग्रपाली है, तो पीयूष ग्रंथि की जो अग्रपाली है, अग्रपाली को क्या कर देगा, अग्रपाली को उद्दीपित कर देगा। तो जब ये GnRH हार्मोन्स पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली को क्या कर देगा, पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली को क्या कर देगा, उद्दीपित कर देगा, उसके बाद आप यहां पे देखेंगे कि ये पीयूष ग्रंथि की जो अग्रपाली है, ये दो विशेष हार्मोन्सों का सिक्रेशन करेगी। कौन कौन से हार्मोन्सों का, तो उसमें से एक हार्मोन है LH हार्मोन्स। कौन सा हार्मोन है, LH हार्मोन। और दूसरा जो हार्मोन्स होता है वो होता है FSH हार्मोन्स, FSH। तो देखिए जो FSH हार्मोन्स है, इसका पूरा नाम होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। और ये जो हमारा LH हार्मोन्स है, इसको हम बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। क्या बोलते हैं, LH हार्मोन्स को हम बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। तो पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली दो हार्मोन्सों का सिक्रेशन करेगी, LH हार्मोन्स और FSH हार्मोन्स का। ये जो हमारा LH हार्मोन्स है, ये LH हार्मोन्स किस पर क्रिया करेगा, ये क्रिया करेगा लीडिंग कोशिकाओं पर। किसके ऊपर क्रिया करेगा, लीडिंग कोशिकाओं के ऊपर क्रिया करेगा। तो लीडिंग कोशिका आपको पता है कि वृषण के अंदर इंपॉर्टेंट कोशिका होती है जो कि पाई जाती है। लीडिंग कोशिकाएं जो होती है, इनका क्या करेंगे, इन पर जाकर के ये LH हार्मोन्स क्या करेगा, क्रिया करेगा। अब ये लीडिंग कोशिकाओं के द्वारा आपको पता है कि एक विशेष प्रकार के हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है जो कि मेल सेक्स हार्मोन्स कहलाता है, जिसको हम बोलते हैं टेस्टोस्टेरॉन। क्या बोलते हैं, टेस्टोस्टेरॉन। तो ये जो लीडिंग कोशिकाएं होती है, ये टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स का सिक्रेशन करेगी। और आपको पता होना चाहिए कि ये जो टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स होता है, ये किसी भी मेल के अंदर यानी किसी भी नर के अंदर द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का निर्माण करता है, जैसे कि आवाज का भारी हो जाना, लैंगिक अंगों के आसपास बाल का उग आना या बाल का निकल आना। तो ये सब क्या है, द्वितीयक लैंगिक लक्षण है, जैसे दाढ़ी मूंछ का आ जाना। तो इनमें आप देखेंगे कि ये सभी के सभी द्वितीयक लैंगिक लक्षण हैं, जिन पर किसका कंट्रोल होता है, इस टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स का कंट्रोल होता है। या आप ये कह सकते हैं कि ये जो टेस्टोस्टेरॉन है, यही किसी भी मेल के अंदर द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का निर्माण करता है, यानी द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करता है। तो हमने क्या कहा सबसे पहले कि हाइपोथैलेमस के द्वारा एक हार्मोन्स का रिलीज होगा। जैसे ही कोई भी मेल किशोरावस्था में प्रवेश करेगा, वैसे ही उसके अंदर GnRH यानी कि गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स का सिक्रेशन होगा। और ये जो है पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली को उद्दीपित कर देगा। तो पीयूष ग्रंथि की जो अग्रपाली होती है, ये दो विशेष हार्मोन्सों का सिक्रेशन करेगी। एक है LH हार्मोन्स और दूसरा है FSH हार्मोन्स। तो LH हार्मोन्स जो होता है, ये लीडिंग कोशिकाओं पर जाके काम करता है। तो लीडिंग कोशिकाएं जो होती है, इनका प्रमुख काम क्या होता है, टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स का सिक्रेशन करना।
करना। तो अब इन लीडिंग कोशिकाओं के द्वारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का सिक्रेशन हो जाएगा और यही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स फिर क्या करेगा, पूरे के पूरे जो स्पर्मेटिड का निर्माण होता है, यानी जो शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया होती है, तो पूर्व शुक्राणुओं के निर्माण यानी स्पर्मेटिड के निर्माण में क्या करेगा, मदद करेगा। यानी कि पूरी की पूरी शुक्र जनन की क्रिया को क्या करेगा, संपन्न करने की कोशिश करेगा, यानी कि उसको प्रेरित करेगा। वहीं यदि हम बात करते हैं ये जो हमारा एफएसएच हार्मोन्स होता है, ये जाके कहां क्रिया करेगा, ये करेगा सर्टोली कोशिकाओं के अंदर क्रिया करेगा। देखिए वृषण के अंदर आपको 3 इंपॉर्टेंट कोशिकाएं दिखाई देगी, उसमें से एक कोशिका है शुक्रजनन कोशिका, दूसरी है सर्टोली कोशिका और तीसरी है लीडिंग कोशिका। तीनों कोशिकाओं के काम आपको बनने चाहिए, क्योंकि पेपर में तीनों ही कोशिकाओं के काम कभी कभी पूछे जाते हैं। तो इसके बाद ये जो हमारा एफएसएच हार्मोन्स है, जिसको हम बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, इसका आप पूरा नाम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। तो सर्टोली कोशिकाओं पर जाके वर्क करेगा। जो एफएसएच हार्मोन्स है ये कहां जाएगा, सर्टोली कोशिकाओं पर जाएगा और ये फिर सर्टोली कोशिकाएं क्या करेगी, ये सर्टोली कोशिकाएं शुक्र कायांतरण की प्रक्रिया को संपन्न करने में मदद करेगी। शुक्र कायांतरण की प्रक्रिया को क्या करेगी, शुक्र कायांतरण की प्रक्रिया को संपन्न करने में मदद करेगी। यानी कुल मिलाकर के ये दोनों हार्मोन्स जो हैं, एलएच हार्मोन्स और एफएसएच हार्मोन्स, इनकी अहम भूमिका होती है शुक्र जनन तथा अंड जनन की प्रक्रिया में। तो हमेशा आपको याद रखना है, कई बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि अंड जनन व शुक्र जनन की क्रिया में शामिल दो हार्मोन्सों के नाम लिखिए। तो अगर आपसे ऐसा पूछा जाता है तो आपको आंख मूंद के लिख देना है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स और दूसरा है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। दोनों हार्मोन्स शुक्र जनन व अंड जनन की क्रिया में शामिल इंपोर्टेंट हार्मोन्स होते हैं और यही क्या करते हैं, पूरे के पूरे शुक्र जनन की प्रक्रिया पर नियंत्रण करते हैं, यानी कि कंट्रोल करते हैं। तो कुल मिलाकर के हमने जो आज की इस क्लास है, आज की जो वीडियो है, इसमें हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने थोड़ा सा बेसिक देखा रिप्रोडक्शन यानी जनन के बारे में। तो जनन के बारे में हमने बताया, यानी जनन में क्या होगा, जो मानव होता है यानी जो ह्यूमन होता है, इसके अंदर आपको पता है कि किस प्रकार का जनन होगा, लैंगिक जनन होगा। तो लैंगिक जनन में क्या होता है, युग्मकों का निर्माण होता है। तो युग्मक के निर्माण की क्रिया क्या कहलाती है, युग्मक जनन कहलाती है। हमने आपको पहले ही बताया युग्मक जनन 2 प्रकार का होता है, एक होता है शुक्र जनन और दूसरा होता है अंड जनन। एक होता है स्पर्मेटोजेनेसिस और दूसरा होता है oogenesis। तो स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रक्रिया होती है, हमने आपको बताया कि कितने चरणों में होती है, 2 चरणों में होती है। एक है पूर्व शुक्राणुओं का निर्माण, यानी पहले तो स्पर्मेटिड का निर्माण होगा और जो दूसरा स्टेप होता है उसमें शुक्र कायांतरण होता है। तो जो स्पर्मेटिड का निर्माण होता है, यानी जो पूर्व शुक्राणुओं का निर्माण होता है, वो 3 प्रवस्थाओं में होता है, गुणन प्रवस्था, वृद्धि प्रवस्था और परिपक्वन प्रवस्था। तो इस प्रकार से जाकर के स्पर्मेटिड का निर्माण हो जाता है। फिर स्पर्मेटिड के बनने के पश्चात शुक्र कायांतरण की क्रिया होती है, जिसके चलते 4 शुक्राणुओं का निर्माण हो जाता है। यानी आपको यहां पे इंपॉर्टेंट चीज क्या ध्यान में रखनी है कि पूरी की पूरी जो हमारी स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया में किसका निर्माण होता है, तो आपको याद रखना है शुक्राणुओं का निर्माण होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म होता है। दूसरी चीज क्या है, ये किसके अंदर होती है, तो आपको याद रखना है जो शुक्र जनन की क्रिया होती है ये वृषण के अंदर होती है। किसके अंदर होती है, टेस्टिस यानी कि वृषण के अंदर होने वाली क्रिया है। कब स्टार्ट होती है, तो किशोरावस्था या यौवनावस्था से स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा यदि आपसे पूछा जाए कि शुक्र जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया में शामिल हार्मोन्स कौन कौन से हैं, तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से हार्मोन शामिल होते हैं। मुख्य रूप से एलएच हार्मोन्स यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स और दूसरा है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। तो ये सब आपको बेसिक पूरा का पूरा आपको जो हमारा शुक्र जनन की प्रक्रिया है, इसको हमने पूरा का पूरा आपको बेसिक से लेकर के पूरा टॉपिक यहां पे कवर करा दिया है। तो पूरी की पूरी जो आपकी यहां पे युग्मक जनन की प्रक्रिया होती है, ये 2 प्रकार की होती है। तो उसमें पहला जो प्रकार है वो है शुक्र जनन यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रक्रिया है आज हमने पूरा कवर करा दिया है। अब जो हमारा दूसरा बचा है जिसको हम बोलते हैं अंड जनन यानी कि जो oogenesis की प्रक्रिया होती है, तो ये oogenesis की जो प्रक्रिया होती है इसको हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो oogenesis की प्रक्रिया भी सेम इसी तरह मिलती जुलती प्रक्रिया है, बस थोड़ा सा वहां पे डिफरेंस आ जाएगा और इसके बाद फिर हम दोनों में डिफरेंस भी देखेंगे। तो उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। चैनल पे आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।